द टेम्परेचर ऑफ द रूम of volume 30 meter cube increases from 17 degrees centigrade to 27 degrees centigrade due to sunshine. The atmospheric pressure in the room remains 1 into 10 to the power 5 Pascal. If Ni and Nf are the number of molecules in the room before and after heating, then Nf and Ni and Nf minus Ni will be. So जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो एक जो रूम का टेम्परेचर था ना, जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम था पहले तो 30 मीटर क्यूब था, जो ए हुआ V1 और इंक्रीजेस फ्रॉम 17 डिग्री टू, जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ रूम का वो है 17 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू सनशाइन। ठीक है, तो सनशाइन से जो टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर था एक रूम का वो था 17 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो फाइनल टेम्परेचर था वो TF था, वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो PA था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो था 1 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, तो हमें सॉल्व करना है कि भाई देखो जो रूम का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, जो फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में तो ये तो दिया हुआ है कि भाई इनिशियल टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब है 17 प्लस 273 और वो हुआ 290 के। ठीक है, 290 के, और ये है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका सा 273 ऐड करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 300 के। ठीक है, और प्रेशर तो दिया हुआ है। ओके, और रूम का जो वॉल्यूम है वो है 30 मीटर क्यूब, जो वॉल्यूम है रूम का इनिशियल वॉल्यूम जो वॉल्यूम है वो है 30 मीटर क्यूब। ओके, 30 मीटर क्यूब। तो हमें सॉल्व करना है कि भाई NF जो फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है माइनस Ni जो इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो कितना होगा। तो हमें पता है कि भाई जो PV होता है ना, PV का फॉर्मूला होता है वो होता है PV इक्वल्स टू होता है NRT होता है। ठीक है, वो PV इक्वल्स टू होता है N/NRT, और N होता है N/Na होता है। ठीक है, तो N/Na RT, बिकॉज हमें पता है कि भाई PV इक्वल्स टू होता है NRT, और जो N है नंबर ऑफ मोल्स होता है। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा N/Na, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगाड्रो नंबर। सो इसमें से हमें तो ये मिल गया कि भाई जो N का इक्वेशन होगा वो होगा PV उसके साथ Na, PV उसके साथ Na बाई RT। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम लिखेंगे कि NF माइनस NI कितना होगा। सो जो इक्वेशन NF माइनस NI हो जाएगा वो हो जाएगा PV। ओके, उसके साथ Na होगा एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, और बाई कितना होगा, बाई R होगा, और इधर तो टेम्परेचर का चेंजेस हो रहा है मतलब TF माइनस 1/Ti। तो जितना भी वैल्यू है उसको लिखना पड़ेगा कि प्रेशर का वैल्यू है 1 इंटू 10⁵, ये तो दिया हुआ है, और उसके साथ वॉल्यूम तो दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 6.023 इंटू 10⁻23, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और आर का भी वैल्यू है, हमें पता है कि आर का जो वैल्यू होता है वो है 8.314, ये होता है आर का वैल्यू। उसके साथ हमें लिखना पड़ेगा कि भाई टी का जो वैल्यू है वो है 1/300 माइनस 1/400, कि TF माइनस TI है। ओके, क्वेश्चन में क्या है TF माइनस TI है, सॉरी इधर 290 होगा, 290 होगा, 290 होगा। तो ये जो पूरा इक्वेशन हमें सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने से ये जो फाइनल वैल्यू आएगा वो है 2.5 इंटू होगा 10⁻25। ठीक है, सो माइनस 2.5 इंटू 10⁻25, यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में। सो बच्चों एक क्वेश्चन है, इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 10 ग्राम गैस, कितना ग्राम गैस है, 10 ग्राम गैस है। ठीक है, ठीक है, और वॉल्यूम फ्रॉम वॉल्यूम V to V, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है कितना से V से 2V से। तो वर्क डन बाय द गैस इज, तो वर्क डन दिया हुआ है वो है 575 जूल। व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट दैट टेम्परेचर। तो हमें सॉल्व करना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सो हमें पता है कि भाई रूट मीन स्क्वायर का जो स्पीड होता है वो होता है C = 3 RT/m होता है। ठीक है,
ओके, यही तो हमें सॉल्व करना होगा ना। सो रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हमें सॉल्व करना है। और ये जो 3 RT/m होता है वो होता है RT इक्वल्स टू पी भी होता है। सो पी भी, हमें पी भी का वैल्यू सॉल्व करना है। सो इस क्वेश्चन में ये तो पता चल गया कि भाई जो मास है ना, जो मास है वो है 10 ग्राम। इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम का मतलब है 1/100 kg है। ठीक है। अच्छा, जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो V1 है, सपोज V है, और जो V2 का वैल्यू है वो है 2V है। ठीक है। अच्छा, और जो वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन कितना है बच्चों? 575 है। ठीक है। मुझे लगता है कि सब लोगों को समझ में आया कि कितना वर्क डन है, कितना वॉल्यूम है, सब कुछ। अच्छा, अभी देखो कि हमें देखो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स टू वो होता है V1 टू V2, उसके साथ होता है P इंटू डी भी होता है। ठीक है। अच्छा, ये लिखने से क्या होगा? देखो हमें तो ये पता है कि भाई पी वी इक्वल्स टू क्या होता है कि कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 टू V2 तो लिखेंगे, उसके साथ जो P होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट बाई V होता है। तो कांस्टेंट बाई V, उसके साथ dV। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने से ये आएगा कि K को बाहर निकालो, और A इंटीग्रेशन होगा ln जो V2 होगा बाई V1 होगा। ठीक है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने से कितना होगा? K ln V2 बाई V1। सो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा वो होगा K, उसके साथ ln V2। सो देखो ln V2 का वैल्यू होता है 2V, और V1 का वैल्यू है V। तो इसका मतलब ये हो गया K ln 2। ठीक है। देखो हमें वर्क डन का वैल्यू मिल गया, वो है वर्क डन का कितना वैल्यू है? वो है W इक्वल्स टू K ln 2। तो हमें ये पता है कि भाई जो वर्क डन का वैल्यू होता है वो W ऑलरेडी दिया हुआ है, वो कितना है? 575 जूल है। वही तो है ना, 575 जूल। यही तो है K ln 2। K ln 2। ठीक है। जो वर्क डन का वैल्यू होता है वो K ln 2, और इसका मतलब जो हमें हमारा वैल्यू होगा K होगा, वो होगा 575/ln 2 होगा। ठीक है। वो होगा 575/ln 2। तो हमें तो अभी जो K का वैल्यू मिल गया, और हमें पता है कि ये जो K होता है वो K का वैल्यू क्या है? देखो हमें तो ऑलरेडी पता है कि भाई पी वी इक्वल्स टू के है। पी वी इक्वल्स टू क्या है? के है। तो पी वी इक्वल्स टू अगर के हुआ तो के का वैल्यू पता है कि 575/ln 2। तो इसका मतलब हमें पी वी का वैल्यू अभी मिल गया। तो हमें क्या सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है सी आर एम एस। सो सी आर एम एस का जो आंसर आएगा वो होगा कि 3 PV/m। तो अभी जितना भी वैल्यू है सबका वैल्यू पुट कर देंगे इधर। तो 3 है, और पीवी का वैल्यू क्या है? 575 बाई कितना हुआ? बाई हुआ ln 2। ठीक है। और m तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1/100 kg है। तो इसका पूरा का पूरा वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा 300, इसके साथ 575, उसके साथ हो जाएगा ln 2। तो ये जो पूरा वैल्यू हो जाएगा वो है 499। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? थर्मली इंसुलेटेड वेसल, ठीक है, contains an ideal gas of molecular mass m and ratio of specific heat gamma. It is moving with speed v and suddenly brought to rest. Assuming no heat is lost to the surrounding, its temperature increases। मतलब क्या है? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि एक वेसल, एक कंटेनर है, ऐसा कोई कंटेनर था। ठीक है। अच्छा, इसमें आइडियल गैस है, और आइडियल गैस का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास कितना है? m। ठीक है। और इसका स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा दिया हुआ है। ये पहले मूव हो रहा था, तो भी सपोज भी स्पीड से मूव हो रहा था। ठीक है। तो जब मूव हो रहा था तो देखो इसमें क्या हुआ कि जब मूव हो रहा था तो एक इंटरनल एनर्जी था डेफिनेटली। जब भी ये मूव हो रहा था तो डेफिनेटली इसमें जो एनर्जी था वो कौन सा एनर्जी था? वो था काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितना था? सपोज एक कंटेनर एम, कंटेनर का मास एम है, और एक भी स्पीड से मूव कर रहा था, तो कंटेनर का जो अगर मास एम होता है और भी स्पीड से मूव कर रहा था तो इसका काइनेटिक एनर्जी था mv²। ठीक है। अच्छा, तो देखो जब भी ये रेस्ट पे आ जाएगा ना,
सडनली जो हम इसको रेस्ट पे लेके आ रहे हैं, तो इसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एम क्या है? एम है मास ऑफ द कंटेनर। पूरा कंटेनर का जितना भी गैस है ना, वो गैस का मास है, वो है एम है। ठीक है। और इस कंटेनर का जो गैस का मोलिकुलर मास है वो है मोलिकुलर मास है एम। तो हमें पता है कि भाई जो इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी होता है, देखो इसका तो वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होता, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि भाई वो होता है सीवीडीटी। तो सीवीडीटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सीवीडीटी हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है। अच्छा। तो इसके साथ एन रहेगा। एन है नंबर ऑफ मोल्स, सो एन सीबीडीटी हो जाएगा। सो 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा एन सीबीडीटी। एन कितना है? एन है नंबर ऑफ मोल्स है। तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे कि 1/2 mv² इक्वल्स टू होगा। और जो एन होता है ना, वो है मोल गिवन मास, ठीक है, बाई मोलिकुलर मास। और उसके साथ सी भी इंटू डी टी होगा। तो ए वाला एम कैंसिल हो गया। तो हम इधर लिखेंगे कि 1/2 उसके साथ v² इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? उसके साथ लिखेंगे 1/m तो ऑलरेडी है। और सी भी कितना है? जो सी भी का वैल्यू होता है वो r/1 - गामा होता है। ठीक है। उसके साथ एक डी टी है। तो उसका जो टेम्परेचर का चेंज आएगा सडनली स्टॉप होने से, जो टेम्परेचर का चेंज आएगा वो हो जाएगा m/2 उसके साथ v²। ठीक है। m/2 उसके साथ v² और उसके साथ होगा गामा-1, सॉरी 1 - गामा, गामा-1 नहीं, 1 - गामा, और बाय आर हो जाएगा। ठीक है। सो mv² उसके साथ गामा-1 बाय, सो इसका मतलब ये वाला हो गया mv² उसके साथ 1 - गामा/2r। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन जो सही है वो डी वाला ऑप्शन है। एक के कुछ नहीं है, के है केल्विन, मतलब कौन सा यूनिट में दिया हुआ है? केल्विन स्केल में दिया हुआ है। तो गामा-1/2r और उसके साथ mv²। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है बच्चों, यही है हमारा आंसर। देखो बच्चों, three perfect gases at absolute temperature T1, T2 and T3 are mixed. The masses of the molecules are m1, m2, m3 and the number of moles are n1, n2, n3 respectively. Assuming no loss of energy, the final temperature of the mixture. तो देखो सपोज तीन कंटेनर था। एक कंटेनर में जो गैस था ना, उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? n1। जो सेकंड कंटेनर है, उस कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स कितना है? n2 है। और जो थर्ड कंटेनर है, उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? n3 है। तो इन तीनों को हमें मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है। अगर तीनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो देखो ये जो फाइनल है इसका इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना था? डेफिनेटली इसका नंबर ऑफ मोल्स था n1/Na, क्योंकि n1 है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है। और इसका नंबर ऑफ मोल्स जितना है वो है n2/Na होगा। और इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है n3 बाई, सॉरी स्मॉल n3 होगा। ठीक है। क्लियर। और ये जो फाइनल है, फाइनली जो मिलेगा ना, उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना मिलेगा? वो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा n1 प्लस n2 प्लस n3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। देखो सोचो, और ये तीन कंटेनर है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? n1, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है n1, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है n2 और इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है n3। ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स होता है कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, बाय एवोगाड्रो नंबर। सो n1/Na। इसका कितना हुआ? n2/Na। इसका कितना हुआ? n3/Na। और जो फाइनल कंटेनर होगा मिक्स करने के बाद, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है कितना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? n1। मिक्स करने के बाद इसका n1, इसका n2 और इसका n3 ऐड हो जाएगा बाई एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। ये तो हुआ नंबर ऑफ मोल्स, ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स हुआ। ठीक है। अच्छा, अभी देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। इसका मतलब क्या है बच्चों? सोचो सोचो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हमें पता है कि देखो भाई, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू कितना होता है? 3/2। ठीक है। P भी होता है, सही ना? तो इसका मतलब जो पहले वाला का एनर्जी है वो है E1, सेकेंड वाला का जो एनर्जी है वो है E2 और थर्ड गैस का जो एनर्जी है वो है E3। इसका जो टोटल एनर्जी होगा वो कॉन्जर्व होगा। जो इसका तीनों मिला के जो एनर्जी होगा वो कितना होगा? ठीक है। जो तीनों
इंडिविजुअल जो एनर्जी था उसको फाइनली हम अगर मिक्स करेंगे तो उसका एनर्जी कितना होगा, फाइनल एनर्जी हुआ ई, ठीक है, फाइनल एनर्जी कितना हुआ, ई हुआ। और E1 कितना होता है, E1 होता है 3/2, इसका मतलब होता है E1 होता है P1 V1, और ए होगा 3/2, ए होगा P2 V2, ए होगा 3/2, और ए होगा P3 V3, इक्वल्स टू कितना होगा 3/2, उसके साथ होगा PV। तो A3/2, 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 A3/2 कैंसिल भैया। अच्छा समझ में आया ना। और पीवी कितना होता है, पीवी होता है, पीवी इक्वल्स टू होता है एनआरटी होता है। एन मतलब कितना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, N1/Na इसका है। उसके साथ P1 V1, तो P1 V1 कितना है, P1 V1 एन नंबर ऑफ मोल्स, आर मिला उसके साथ T1 हुआ, और इसका क्या होगा N2/Na नंबर ऑफ मोल्स, उसके साथ होता है आर इंटू T2, और ए क्या होगा N3/Na, उसके साथ क्या होगा R T3, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू होगा N1 + N2 + N3/Na, और आर टी मिक्स, मैं बोलता हूँ इसको RT मिक्स, मतलब मिक्सर का टेम्परेचर। तो देखो इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने से जो मिलेगा वो टेम्परेचर टी मिक्स जो मिलेगा, टी मिक्स, ठीक है, टेम्परेचर का जो फाइनल टेम्परेचर होगा, देखो एन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए वाला एन, ए वाला एन, ए वाला एन कैंसिल आउट हो गया, और आर भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो जो फाइनल आंसर मिला वो मिला N1T1 + N2T2 + N3 हुआ N3। ठीक है बच्चों, यही तो है आंसर ना, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। ओके एवरीवन, so we have a next question. The question is given Cp and Cv are a specific heat at constant pressure and constant volume, right? It is observed that Cp minus Cv equals to A for hydrogen gas and Cp minus Cv equals to B for nitrogen gas. The correct relation between A and B we have to find out. So just try to understand. We know from Maer's reaction, okay, for 1 mole gas, from Maer's reaction for 1 mole gas, we know that Cp minus Cv equals to R. Cp minus Cv equals to R. This is for 1 mole gas. Okay. Now, if a question is for what will be the formula for when 1 gram mole is given? So for 1 gram mole, the formula will be mCp minus mCv equals to R. That means it will be Cp minus Cv equals to R by m. Am I right? So Cp by Cv, it will be R by m. Now we know for hydrogen gas, for hydrogen gas, for hydrogen, what we know from hydrogen, that Cp minus Cv equals to R by 2, because for hydrogen molar mass is 2. Okay. And for nitrogen, for nitrogen for nitrogen, Cp minus Cv, it will be R by 28, because for nitrogen and for hydrogen m is for hydrogen m is 2. Okay, molar mass is 2, and for nitrogen molar mass is 28. Okay, clear? So that means Cp minus Cv is R by 2 and it is given A, and Cp minus Cv for nitrogen R by 28, it is given B. So according to the question, what can we say? According to the question, we can say that if I divide here
if I divide equation number 1 and equation number 2, so what can we say? We can say one thing, that a by b will be, what will be a by b? So a by b will be 28 by 2. That means a by b will be 14. Okay, so we can say a equals to 14th b. So which option is correct? So option b is correct from this question. Okay, so option b is correct, a equals to 14b. This answer is correct answer. Just try to understand if I explain it once again. हमें पता है, we know that cp minus cv equals to r. This is from Mayer's law, and for 1 gram moles we know, and this formula is given for 1 gram moles. Okay, when gram moles is given, that means when m gram moles is given, then the formula will be mcp minus mcv, it will be equals to r. That means cp minus cv will be equals to r by m. Okay, so according to the question, we have the value of m for hydrogen. What is the value of m for hydrogen? That is 2. So cp minus cp, it will be r by 2, because formula is r by m, equals to, given it is given a. And for nitrogen, cp minus cp is r by 28, that is given b. So that means a by b is equals to 28 by 2, or a by b equals to 14, or a equals to 14b. So this is our correct answer, b. Okay, an ideal gas undergoes quasi-static reversible process in which its molar heat capacity C remain constant. If during this process relation of pressure and volume given by PV to the power gamma, then N is given by, okay, so according to the question, so PV to the power N is given equals to constant, not gamma, it's a constant, and molar specific heat capacity is also constant. So that means this is a polytropic process. So this is a polytropic process. What type of process this one? This is a polytropic process. Okay, and we know for polytropic process, C, okay, constant heat capacity C is Cv plus R by 1 minus N, right? So this is the formula for polytropic process. That means we can write here C minus Cv, it will be equals to R by 1 minus N. Okay, I hope it's clear, because this is the formula for polytropic process, and at next I'm writing everything from the polytropic process. So हमें polytropic process से ही सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? So we can write here, हमें लिखना पड़ेगा कि 1 minus n, मैं लिखता हूँ इधर 1 minus n equals to r by c minus cv, c minus cv, और इसका मतलब a हो गया कि भाई ये जो n होगा ना, वो n कितना होगा? n होगा 1 minus r by c minus cv, ठीक है? ओके, a तो हुआ n, तो इसका मतलब n हो जाएगा c minus cv minus r by c minus cv, और इसका मतलब a तो cv है और r कितना है? r है cp minus cv, तो r का वैल्यू होता है cp माइनस cv होता है, तो cv माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो r प्लस cv ये हो गया बाय c माइनस cv. सो देखो कौन सा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ए वाला कैंसिल हो जाएगा, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा c माइनस सी पी बाई सी माइनस सी बी. यही हुआ आंसर, ठीक है? सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 1 mole of ideal monoatomic gas where gamma is 5 by 3 is mixed with 1 mole of diatomic gas where gamma is 7 by 5. What is gamma of this mixture? Gamma denotes the ratio of specific heat at constant pressure. Okay. So now we have to solve the question. So 1 mole of ideal monoatomic gas is mixed with 1 mole of a diatomic gas. There. Okay.
So what we have to write here, because this is a gas mixture, so just try to understand. If we suppose क्या हुआ कि पहले जो जो गैस था उसका अगर एनर्जी U1 था और एक गैस का एनर्जी U2 था, इन दोनों को अगर मिक्स कर लिया तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा U1 प्लस क्या होगा, U2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई DU हो जाएगा कि DU1 प्लस कितना हो जाएगा DU2। सो हमें पता है जो DU होता है ना, इंटरनल एनर्जी, ये होता है CVDT। सो N1 प्लस N2, NCVDT होता है। सो N1 प्लस N2, इसका कॉमन जो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा वो होगा CV, उसके साथ DT इक्वल्स टू हो जाएगा N1 उसके साथ CVDT प्लस हो जाएगा N2 उसके साथ CVDT। सो अभी जो CV आएगा ना, जो कॉमन गैस मिक्सर का जो CV आ जाएगा वो होगा, देखो N1 CV, CV1 डेफिनेटली CV1 होगा, N1 CV1 प्लस होगा N2 CV2 बाई कितना होगा, बाई होगा N1 प्लस N2। ठीक है, ओके। तो ए मिला हमें। अच्छा, तो डायरेक्टली इस इक्वेशन से हमें लिखना पड़ेगा कि भाई देखो कि N1 प्लस N2 उसके साथ CV है, इक्वल्स टू है N1 CV1 प्लस N2 CV2। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो CV होता है ना, ये जो CV होता है ये होता है R बाई गामा माइनस वन। ये गामा हुआ दोनों का कॉमन, जो मिक्स करने के बाद जो गामा हुआ, ठीक है, वो हुआ। ठीक है, अच्छा। तो अभी हमें पता है कि भाई सो इधर भी लिख सकते हैं कि N1 और CV है R बाई गामा वन माइनस वन प्लस N2 उसके साथ R बाई गामा टू माइनस वन। तो N1 प्लस N2 बाई गामा माइनस वन हो जाएगा, वो होगा N1 बाई गामा वन माइनस वन प्लस N2 बाई गामा टू माइनस वन। तो देखो N1 तो दिया हुआ है कि 1 मोल मोनोएटॉमिक है, सो N1 कितना है, सो अगर देखो तो 1 मोल है और उसके साथ N2 है 1 मोल, उसके साथ गामा माइनस वन होगा। ठीक है, इक्वल्स टू N1, ए 1 मोल है, उसके साथ गामा वन कितना है, गामा वन है, गामा वन कितना है 5/3 है, सो 5/3 माइनस वन प्लस N2 ए भी वन है, उसके साथ क्या होगा कि 7/5 है माइनस वन। तो इसका पूरा का पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, इधर 2/गामा-1 इक्वल्स टू इस तरफ होगा 3/2 और इस तरफ होगा 5/2। इसका मतलब जो गामा मिलेगा, हमें गामा मिलेगा वो होगा 3/2। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से जो गामा आ जाएगा वो है 3/2। यही है हमारा आंसर। तो जो कॉमन गामा होगा ना, मिक्सर का जो गामा होगा वो होगा 3/2। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज गिवन अ गैस molecule of mass m at the surface of the earth has kinetic energy equivalent to 0 degree centigrade. If it were to go up straight without colliding with any other molecule, how high it will rise? सो जो क्वेश्चन है, हमें पता है कि भाई जो हाइट में जाएगा ना, तो पहले तो काइनेटिक, जो पहले जो एक गैस मॉलिक्यूल जा रहा था, एक गैस मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा था, जब जा रहा था पूरा जो एनर्जी था वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी। और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि देखो जब हाइट में जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो जो पूरा 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 का इक्वेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पोटेंशियल एनर्जी पे। कौन सा हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 3/2 kT। सो 3/2 क्या होगा, 3/2 kT हो जाएगा mgh। ठीक है, अच्छा। सो के टर्म में के भी होगा क्योंकि बी के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इधर नहीं लिखूंगा थोड़ा। अच्छा, छोड़ो। तो इसमें हमें पता है कि मैं इधर लिखूंगा 3/2 kT और टी का टेम्परेचर दिया हुआ है, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री इसका मतलब है 273 केल्विन इक्वल्स टू mgh। ठीक है, तो इसका मतलब
8 3 इंटू 273, इसका मतलब 8 19 के ये हो जाएगा, ठीक है, बाई 2 इक्वल्स टू कितना होगा, एम जी एच। तो इसका मतलब ये पूरा इक्वेशन से हमें सॉल्व करना है कितना हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम इसका हाइट कितना होगा। तो हाइट जो होगा एच इक्वल्स टू होगा 8 19 के बाई 2, ठीक है, उसके साथ 8 19/2, उसके साथ नीचे होगा एम जी, यही हाइट होगा ना, ये तो आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 8 19 के/2 mg, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। ओके, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, n मोल ऑफ डायटोमिक गैस इन अ सिलेंडर at a temperature T, heat is supplied to the cylinder such that the temperature remain constant, but n mole of diatomic gas just converted to monoatomic gas. What is the change in the total kinetic energy of the gas? So जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उस क्वेश्चन में ये बताया है कि n मोल डायटोमिक गैस था, ठीक है, कितना था, n मोल डायटोमिक गैस था। अच्छा, तो उसमें से n मोल डायटोमिक गैस से स्मॉल n मोल डायट गैस मोनोएटोमिक गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो n मोल डायटोमिक गैस से ये डायटोमिक था, और स्मॉल n मोल गैस में मोनोएटोमिक में कन्वर्ट हो गया, मोनो एटोमिक, इट्स कन्वर्टेड, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अभी मोनोएटोमिक कितना हुआ, मोनोएटोमिक अगर कन्वर्ट हो जाता है तो मोनोएटोमिक का कितना मोल मोनोएटोमिक होगा, सो 2 मोल मोनोएटोमिक होगा, ठीक है, क्योंकि अगर डायटोमिक एन मोल ऑफ डायटोमिक गैस कन्वर्ट हो जाता है मोनोएटोमिक में, तो उसका कितना मोल हुआ, कितना मोल रहेगा अभी, ठीक है, सो 2 मोल मोनोएटोमिक रहेगा, क्योंकि भाई एक डायटोमिक गैस में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो 2 मोनोएटोमिक होगा, ठीक है, तो मोनोएटोमिक हो जाएगा 2n हो जाएगा, और डायएटोमिक कितना रहेगा, n-n। अच्छा, बढ़िया। तो देखो, अभी जो डायटोमिक का इनिशियल एनर्जी था, यू आई था, वो कितना था, हमें पता है कि डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है, तो ए होता है 5/2, ठीक है, और उसके साथ एन आर टी होगा, ये होता है इनिशियल एनर्जी किसका, डायटोमिक का। अच्छा, अभी जो फाइनली में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इसका जब कन्वर्ट होने के बाद इसका फाइनल एनर्जी कितना होगा, देखो जब कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना फाइनल एनर्जी होगा, देखो कितना अभी जो फाइनल एनर्जी होगा वो होगा मोनो एटॉमिक का, मोनो एटॉमिक का फाइनल एनर्जी होगा, मोनो एटॉमिक का प्लस डायटोमिक का, प्लस डायटोमिक का। तो अभी सोचो कितना मोनो एटॉमिक है, 2n मोल्स, ठीक है, सो 2n मोल्स और मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भैया, वो होता है 3/2, सो 3/2 उसके साथ क्या हुआ, RT, और डायटोमिक तो कितना बचा, n माइनस स्मॉल n, ये बचा डायटोमिक, सो n माइनस स्मॉल n, ठीक है, उसके साथ 5/2 RT। तो अभी देखो इसको सॉल्व करने से कितना आता है, देखो इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा 2n, और उसके साथ 3/2, इसका मतलब है इस ये हो जाएगा 3n RT प्लस 5/2, उसके साथ होगा 5/2 NRT, और माइनस 5/2 n/2, ठीक है, उसके साथ 5/2 होगा, 5/2 होगा, ठीक है, फिर से लिखता हूँ, देखो ए हो जाएगा 2n, ठीक है, तो नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा कितना रहेगा, n 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये जो पूरा जो वैल्यू आएगा ना इसको सॉल्व करने से, देखो वो होता है 3n, उसके साथ RT प्लस 5/2n, ठीक है, RT माइनस 5/2 NRT। तो इसमें से और इसमें से इसको सॉल्व करने से कितना आता है, इसको सॉल्व करने से आता है 1/2 NRT प्लस 5/2 NRT, ये हुआ। तो अभी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगा, देखो अभी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होगा डेल्टा यू होगा, वो होगा UF माइनस कितना होगा, UI, तो UF तो है हमारा 1/2
NRT प्लस 5/2 NRT माइनस इनिशियल कितना था 5/2 NRT। तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ए होगा 1/2 NRT। ठीक है, ये होगा चेंज ऑफ। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, ओके, ये आंसर हमारा। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन रेशियो ऑफ CP/CV ऑफ मिक्सचर। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है कि CP/CV का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो पहले तो हमें सॉल्व करना होगा कि ठीक है कि CP/CV सॉल्व करने से पहले हमें सॉल्व करना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है। तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, इस गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, ठीक है, वो है, इस गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स हुआ वो है, अगर हम N1 लिखेंगे तो वो होगा 16 बाई एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास हीलियम का 4 होता है। ठीक है, तो वो होगा क्या, 4 होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो कितना होगा, गिवन मास कितना है 16, और इसका जो एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास है और मॉलिक्यूलर मास है वो है 32 ऑक्सीजन का, तो वो होता है 1/2। ओके, सो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। तो हमें सॉल्व करना है, देखो जो बिफोर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग जो एनर्जी था दोनों का, ठीक है, जो दोनों का एनर्जी था वो है सपोज U1 है और एक का U2 है। आफ्टर मिक्सिंग दोनों को मिला के कितना होगा, बिफोर मिक्सिंग एनर्जी इक्वल्स टू आफ्टर मिक्सिंग, ये होगा आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, मिक्स करने से पहले जो दोनों को इंडिविजुअल एनर्जी था वो था U1 और U2, और मिक्स करने के बाद वो एनर्जी हो गया U1 प्लस U2 इक्वल्स टू U हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर हमें इसमें से DU1 करेंगे ना और इसमें से DU2 करेंगे, सो इसमें क्या होगा, DU होगा। तो अभी देखो कि हमें पता है कि DU क्या होता है, ये DU के चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ फाइनल इंटरनल एनर्जी, जो U क्या होता है, तो इसमें होगा DU होता है NCV1। ठीक है, उसके साथ DT, और A हो जाएगा N2CV2 उसके साथ DT, और A हो जाएगा N1 प्लस N2 क्योंकि ये फाइनल है, N1 प्लस N2CV उसके साथ DT। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन से जो CV आएगा वो होगा N1CV1 प्लस N2CV2 बाई कितना होगा, बाई होगा N1 प्लस N2। तो सिमिलरली CP कितना होगा, सो CP होगा N1CP1 प्लस N2CP2 बाई N1 प्लस N2। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया क्या, CV का और CP का। ठीक है, तो वही हमें अभी सॉल्व करना होगा कि इस फॉर्मूला के यूज़ करने के बाद। तो देखो CV जो होगा ना वो CV होगा, वो CV का वैल्यू कितना होगा। देखो N1 तो हमें पता है ना, N1 कितना होता है, देखो भाई N1 का वैल्यू जो हमें मिला वो है 4 है। और CV क्या होता है, देखो CV का जो वैल्यू होता है ना, CV होता है F/2 इंटू आर। तो देखो CV1 कितना होगा, देखो हीलियम का मोनोएटॉमिक, हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस होता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है, सो 3/2 आर होगा। तो CV1 3/2 आर होगा। और CV2 कितना होगा, ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस होता है, तो इसका डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है, सो 5/2 उसके साथ आर। तो ये जो पूरा इक्वेशन मिलेगा N1CV1, इसमें से इस इक्वेशन को अगर हम पुट कर देंगे जितना भी वैल्यू है 4, ठीक है, CV1 इसका मतलब है CV1 कितना है, CV1 है 3/2 उसके साथ आर प्लस और क्या है, और है N2CV2, N2 कितना है, N2 हमें मिला 1/2 उसके साथ CV2 कितना है 5/2 आर, और बाई होगा N1 प्लस N2, इसका मतलब 3/2 प्लस 3/2 नहीं 4 प्लस 1/2। तो इसका जो पूरा रिजल्ट आएगा, जो पूरा रिजल्ट आएगा वो आएगा 47R/18। ठीक है, नहीं 29R, 29R/18, ये जो पूरा रिजल्ट आया। ठीक है, सो सिमिलरली हमें इसमें से
अभी सीपी भी सॉल्व करना होगा। तो देखो सीपी सॉल्व करने से पहले हमें सॉल्व करना होगा कि भाई सीपी क्या होगा। देखो हमें पता है कि हमें मिला सी भी इक्वल्स टू एफ बाई टू इंटू आर, सही ना। जो सी भी मिला, जो सी भी का वैल्यू मिला वो है, इधर लिखता हूँ मैं, जो सी भी मिला, सी भी का इक्वेशन क्या है, सी भी है एफ बाई टू, सी भी है सी पी सॉरी सी भी है एफ बाई टू इंटू आर। और हमें पता है सी पी माइनस सी भी इक्वल्स टू आर होता है। तो सी पी क्या होगा, उसमें से सी पी होगा, सी पी जो हो जाएगा वो होगा आर प्लस सी भी। तो इसका मतलब आर प्लस सी भी, तो आर प्लस सी भी है एफ बाई टू, उसके साथ आर है। तो इसका मतलब सी पी जो होगा वो है वो है आर इंटू वन प्लस, ठीक है, एफ बाई टू होगा। ठीक है, ये हुआ सी पी। समझ में आया सबको? अच्छा, तो इसमें से देखो, अगर मैं इस पूरा इक्वेशन से भी सी पी सॉल्व करना होगा, इस पूरा इक्वेशन से अगर पूरा का वैल्यू एफ बस पुट कर दूँ, तो जो सी पी वन होगा, जो सी पी वन होगा ना, सी पी वन होगा किसका, हीलियम का। जो सी पी वन होगा वो होगा 5r/2, कितना होगा, 5r/2। और जो सी पी टू होगा वो है कितना, सी पी टी होगा 7r/2। कहाँ से मिला, इसमें से। फिर से इसका एफ का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और एफ का वैल्यू कितना होता है, मोनो एटॉमिक गैस का कितना होता है, मोनो एटॉमिक गैस का होता है 3 होता है। सो इधर 3 लिख दो, तो 1+3/2 दैट मीन्स 5/2। और डायटोमिक गैस का एफ कितना होता है, 7 होता है। सो 1+7, 1+ डायटोमिक गैस का 5 होता है, सो 1+5/2 इट विल बी 7/2। सो इधर CP1 मिल गया और CP2 भी मिल गया। ठीक है, तो अभी हमें जो CP मिलेगा, जो इक्वेशन होगा वो सीपी का इक्वेशन क्या हुआ, ए वाला इक्वेशन, ये है सीपी का इक्वेशन। सो पूरा का पूरा जो वैल्यू है इसमें पुट करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 4 इंटू होगा 5r/2 प्लस होगा 1/2 इंटू 7r/2, और नीचे होगा 4 प्लस 1/2। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने से जो आएगा वो होगा 47r/18। तो 47r/18 मिला। तो अभी हमें सीपी भी गिवन है और सीपी भी मिला है और सीबी का भी वैल्यू मिल गया। तो अभी सीपी बाई सीबी करने से आंसर क्या आ जाएगा, देखो सीपी बाई सीबी करने से जो आंसर आएगा, तो सीपी पता है, जो हमें सीपी बाई सीबी करने से, क्योंकि सीपी बाई सीबी हमें सॉल्व करना होगा, तो 47 r/18, और ये है सीपी। और जो सीबी का वैल्यू मिला, वो सीबी का वैल्यू मिला वो है 29r/18। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 47/r। तो इसका मतलब है 1.62। कितना आंसर मिला, 1.62।